बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, कल हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ी, डायरेक्टर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात जो है वो अपन ने करी। और आज जो टॉपिक के ऊपर अपने को डिस्कशन करना है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। आज हमें यहाँ पे बात करना है अबाउट द मेंबर्स मीटिंग। सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि जब बोले आप कंपनी के अंदर बिजनेस करने की बात करते हो, आपने कहा कि सर आपकी जो कंपनी है, ये ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो कंपनी है ये क्या करती है, ये बोले बिजनेस करती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग करने का हो सकता है, सर्विस प्रोवाइड करने का हो सकता है, और वट एवर द केस में भी। लेकिन सर ये बिजनेस करने की जिम्मेदारी जो है ये किसके पास में होती है? सब बोले मैनेजमेंट के पास। सब बोले मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा ना, उसके पास में इस चीज की जिम्मेदारी जो है वो होती है। लेकिन एक बात बताओ कि सर कंपनी में जो पैसा लगा होता है वो किसका लगा होता है? अगर कंपनी में मैं पैसे की बात करूं तो पैसा किसका लगा होता है? सब बोले पैसा लगा हुआ रहता है कंपनी के मेंबर्स का। ये समझ में आया? कंपनी के किसका? कंपनी के मेंबर्स का। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि साल भर में आपकी कंपनी के मैनेजमेंट ने जो काम किया होगा, उस मैनेजमेंट का पूरा हिसाब किताब जो है ये बोले कंपनी के मेंबर्स को दिया जाना चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि ऐसा होना चाहिए करके? बोले बिल्कुल होना चाहिए सर। तो ये ध्यान से सुनिएगा कि आपके कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको कि आप मालिक का नाम दे सकते हो, इनकी भी बोले एक मीटिंग रहती है, सॉरी, जिसको अगर आप कहना चाहें तो मेंबर्स मीटिंग का नाम जो है वो दे दीजिए। ठीक है, और या फिर अगर आप नाम देना चाहें तो इसको एक नाम और भी दिया जा सकता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? बोले सर जनरल वाली मीटिंग। कौन सी मीटिंग बोल सकते हैं इसको अपन? बोले जनरल वाली मीटिंग का नाम जो है वो बोले सिंपल तरीके से इसको दिया जा सकता है। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अब यहां पे एक बात ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले अगर मैं ये जनरल मीटिंग के बारे में बात करूं ना, तो जनरल मीटिंग बेसिकली आपकी दो टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की। सर एक आपकी होती है जिसको सिंपल तरीके से एक ही नाम दिया जाता है, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? एनुअल जनरल मीटिंग। सर बोले एक काम करो, बहुत सिंपल सी बात आपको यहां पे बोली जा रही है कि जो आपकी कंपनी के अंदर काम किया गया होगा, साल भर बोले आपने काम किया एक पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बोले हाँ सर। साल भर जो भी काम आपने किया है ना, जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप अपनी कंपनी के अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंपनी के अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद में उन अकाउंट्स का बोले आप ऑडिट करवा लीजिएगा, और ऑडिट करवाने के बाद में आपको क्या करना है? कंपनी के मेंबर्स को नोटिस देना है, और कंपनी के मेंबर्स को नोटिस देने के बाद में उनकी मीटिंग जो है वो बोले आप बुला लीजिएगा, ताकि उनको पूरा हिसाब किताब जो है वो क्या किया जा सके, बताया जा सके। ये समझा? उसे क्या कहा जाता है? सर उसे कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। सर ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात। सर बोले एजीएम को बुलाने का जो अधिकार है, एजीएम को बुलाने का जो अधिकार है वो बोले दो लोगों के पास में है। पहला, कैन बी कॉल्ड बाय, ठीक है, ये अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि कैन बी कॉल्ड बाय को मैं साइड में कर देता हूं पहले, और इसको मैं नीचे ले लेता हूं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या सब बोले कैन बी कॉल्ड बाय, दो लोग बुला सकते हैं। एक तो बोले आपका कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सर कंपनी का अकाउंट्स कब प्रिपेयर हो चुका है, कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कब हो चुका है, ठीक है, उसके बाद में मीटिंग कौन से दिन बुलानी चाहिए एग्जैक्टली, तो बोले वो बोर्ड को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर कंपनी के बोर्ड ने मीटिंग नहीं बुलाया तो बोले एक काम करते हैं, नेशनल कंपनी और ट्राइब्यूनल को जाके कंप्लेंट कर देते हैं। ठीक है, और एनसीएलटी जो है वो क्या करेगा? वो बोर्ड को डायरेक्ट करेगा कि तुम क्या करो, तुम बोले एक मीटिंग जो है उसको बुलाओ। ये समझ में आया क्या भाई साहब? या तो बोले आपकी कंपनी का बोर्ड जो है वो बुला सकता है, और या फिर बोले अगर आपकी कंपनी का बोर्ड नहीं बुला रहा होगा तो ऐसे केस में अपन नेशनल कंपनी और ट्राइब्यूनल के पास में जा सकते हैं। अपन मतलब कौन? कंपनी के मेंबर्स। और जाके वो एनसीएलटी को बोलेंगे चाचा कुछ करो ना, बोले प्लीज हमारे यहां पे मीटिंग जो है वो करवा दीजिए, बोले। ये समझ में आया? ठीक है सर। फिर इसके बाद में एक और मीटिंग जो है वो आपकी आती है, जिसको आप नाम दे सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या नाम दिया जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और अगर मैं इसके बारे में शॉर्ट में लिखने की बात करूं तो या तो आप इसको ईजीएम बोल दो, और या तो फिर बोले आप इसको ईओजीएम का नाम जो है वो दे दो। ये ध्यान से सुनिएगा,
बोले वैसे तो कंपनी में मेंबर्स की जो मीटिंग होती है ना, वो बोले आपको साल भर बुलाने की जरूरत नहीं होती है। पहले बोले पूरा का पूरा साल जो है वो खत्म हो जाने दो, उसके बाद में कंपनी का पहले अकाउंट्स बना लीजिएगा, अकाउंट्स को ऑडिट करवा लीजिएगा, और फिर जब सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी ना, तो उसके बाद में कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग बुला के उनको हिसाब किताब बता दीजिएगा। लेकिन सर बोले एक बात सुनो, क्या आपके कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं कि अगर आपको ये वाला काम करना है ना, तो कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग को बुलाना पड़ेगा और उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदरवाइज बोले तुम ये काम कर ही नहीं सकते। ये ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी ये चाहती है कि कंपनी क्या करे, डिबेंचर्स को इशू करके पैसा उधार में ले, ठीक है, या फिर अगर आप कंपनी जो है वो ये चाहती है कि ऐसा कोई भी काम किया जाए जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ नहीं है, या फिर हम सोच रहे थे सर कंपनी का नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, या फिर हम सोच रहे थे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो बोले पहले महाराष्ट्र में था, अब इसको उठा के अपन एक काम करते हैं तमिलनाडु में लेके चले जाते हैं, कर्नाटका में लेके चले जाते हैं, राइट। क्या मालिकों से पूछे बिना ये वाला काम किया जा सकता है क्या? बोले नहीं सर। दूसरी बात ये सर बोले एजीएम जो है अभी 3 महीने पहले हुई थी सर, सितंबर वाले महीने में, राइट। अभी वापस से अगर अपने को ये काम करना होगा तो क्या फिर से मैं मीटिंग बुलाऊं क्या? अगली एजीएम कब आने वाली है? सो बहुत दिनों के बाद आने वाली। तो हो सकता है कि इन बिटवीन दो एजीएम्स के बीच में हो सकता है कि आपको क्या करना पड़े, मीटिंग जो है उसको कॉल करना पड़े, उसको बुलाना पड़े, तो उसे क्या कहा जाएगा, ईजीएम का नाम जो है वो दिया जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। अच्छा, इसमें भी ये बात जो है वो ध्यान रखिएगा। क्या सर? बोले जैसे एजीएम को बुलाने का अधिकार दो अथॉरिटीज के पास में है, वैसे ही ईजीएम या ईओजीएम को बुलाने का जो अधिकार रहेगा वो भी बोले दो अथॉरिटी के पास में। कौन सा? एक तो है बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा है एनसीएलटी, राइट। लेकिन हाँ, एक बात और यहां पे ध्यान से सुनिए कि एजीएम के केस में बोर्ड को कब मीटिंग बुलाना है कब नहीं बुलाना है वो अपने आप डिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो कैसे कर सकता है? बोले सुओ मोटो। सर सुओ मोटो मतलब अपने आप, ठीक है। कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है इसके लिए बोले आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप जाके ये नहीं बोल सकते अरे क्या कर रहे हो, टाइम पास मत करो, जल्दी से मीटिंग बुलाओ बोले हमारी, ऐसा नहीं बोल सकते। किस केस में? एजीएम के केस में। बट ये ध्यान से सुनिएगा कि ईजीएम कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है ये हो सकता है कि कंपनी के बोर्ड को खुद पता है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोले सुओ मोटो नाम जो है वो दे दिया जाएगा। नाम क्या दे देंगे? सुओ मोटो, खुद से डिसाइड कर सकता है बोले वो, गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है। या फिर अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बोले ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। सर कई बार बोले ऐसा हो सकता है कि कंपनी के मेंबर्स को ऐसा लग रहा है कि कोई तो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए बोले मीटिंग जो है वो बुलाई जानी चाहिए, उसके लिए बोले मीटिंग जो है वो क्या होना चाहिए, कॉल की जानी चाहिए, बुलाई जानी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी के बोर्ड को मीटिंग बुलाना पड़ेगा। अगर रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स ने क्या किया है, अगर आपको रिक्वेस्ट करी है तो। ये समझ में आया क्या वैसा? ये ईजीएम के केस में। पर एजीएम के केस में अपन ने ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं सर, एजीएम के केस में अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। एजीएम कब बुलानी है कब नहीं बुलानी है ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी का बोर्ड डिसाइड करेगा। और अगर आपको लगता है कि कंपनी के बोर्ड ने टाइम पे नहीं बुलाया तो एनसीएलटी के पास में चले जाओ, वहां जाके कंप्लेंट कर दो और फिर उनको बोलो कि सर प्लीज मीटिंग बुलवा लो बोलो। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। लेकिन सवाल ये आता है कि सर ये जो एजीएम है ये कब ली जानी चाहिए, कब होती वो कब है? बोले एजीएम की अगर अपन बात करेंगे तो यहां पे दो पॉइंट है, वापस से ध्यान दीजिएगा भाई साहब। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट आता है आपका फर्स्ट वाला एजीएम। जैसे फर्स्ट वाले बोर्ड मीटिंग के बारे में आपने बात की थी कि पहली बोर्ड मीटिंग जो है कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? सेम ऐसे ही अगर मैं एजीएम के बारे में बात करता हूं, पहली एजीएम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहा गया है कि इट शुड बी हेल्ड विद इन 9 months। कितना टाइम दिया गया? 9 महीने का टाइम दिया गया, विद इन 9 months। कब से? ये ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which company was incorporated।
ये समझ में आ गया भाई साहब? जिस साल में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया गया है। सर साल कब से स्टार्ट होता है? सर बोले साल आपका स्टार्ट होता है अप्रैल वाले महीने से, और ये जाता है बोले अगले वाले साल के मार्च वाले महीने तक। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। अब मान लीजिए कि ये जो भी आपका ईयर चल रहा है, जिसको आप नाम दे दीजिए करंट वाला ईयर भाई साहब, ठीक है। अब हमने कहा कि इस साल के अक्टूबर वाले महीने में हमारी कंपनी का क्या हुआ है? इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि सर इसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, 30 डेज का टाइम आपके पास में था, आपको क्या लेना था? बोर्ड मीटिंग जो है वो लेना था। क्यों? अरे काम करना ना भाई। आपकी कंपनी जो है अक्टूबर वाले महीने से लेके मार्च वाले महीने तक पूरा काम जो है वो करेगी, आया ना? बोले बिल्कुल साहब। अक्टूबर वाले महीने से लेके मार्च वाले महीने तक पूरा काम जो है वो करेगी, और फिर उसके बाद ये ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके बाद आपको ये कहा गया कि मार्च वाले महीने से लेके आपके पास में 9 मंथ्स का टाइम है मेरे दोस्त। कितने महीने का टाइम है? 9 महीने का टाइम है बोले आपके पास। सर 31 मार्च के बाद में अगर मैं 9 महीने की बात करूं, इसका मतलब क्या होगा? बोले 31 ऑफ दिसंबर, 31 दिसंबर तक का टाइम आपके पास में है। आप अपनी कंपनी की पहली एजीएम जो है वो ले सकते हैं। सर ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया? नहीं। क्यों? अरे सर ध्यान से सुनो, मार्च का महीना जैसे ही खत्म होगा, आपकी कंपनी पहले तो अकाउंट्स को फाइनलाइज करेगी। क्या एक दिन में अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएंगे? क्या छोटी कंपनी है तो शायद हो भी जाए, लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो टाइम लग सकता है। फिर इसके बाद जैसे ही आपने अकाउंट्स को फाइनलाइज किया होगा, तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा? आपको ऑडिट करवाना होगा। ध्यान रखिएगा, हर कंपनी में ऑडिट करवाना कंपलसरी है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इससे एक पॉइंट और मेरे को ध्यान आया, जो कि अपन वो ये जो डिफ्रेंशिएट किया था ना, इसमें अपन लिख सकते हैं। एक काम कीजिए, यहां से ये 6 वाला पॉइंट जो है, जो रिपीट हो गया था, डिफरेंशिएशन बिटवीन की जो बात अपन ने की थी पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी वाले में, तो ध्यान से सुनिएगा। सर बोले पार्टनरशिप फर्म का सॉरी ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनर्स को लगता है कि ऑडिट करवाना है अपने को तो करवा लीजिए, अगर लगता है नहीं करवाना है मत करवाओ बोले, ठीक है। लेकिन अगर मैं एलएलपी के बारे में बात करूं, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एलएलपी के बारे में बात करूं तो क्या कहता है? ये कहता है कि सर ऑडिट कंपल्सरी only if capital contribution greater than or equals to rupees 25 crore, सॉरी 25 लाख, ठीक है, और टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रुपीज 40 lakhs। अगर ऐसा रहा तो ही बोले आपको ऑडिट जो है वो करवाना पड़ेगा, और कंपनी के लिए ऑडिट इज कंपलसरी। irrespective of पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, चाहे कितना भी टर्नओवर रहे, चाहे कुछ भी रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये समझ में आया क्या? गॉट द पॉइंट? तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आप क्या कर लीजिएगा, प्लीज नोट डाउन जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। ये समझ में आ गया? फर्स्ट एजीएम का पॉइंट समझ में आ गया? बोले हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर बोले इसके बाद मैं अगले मीटिंग के बारे में बात करूं, जिसको नाम आप यहां पे सिंपली दे सकते हैं क्या? बोले सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट मतलब सर इसके बाद सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, सिक्स वाली, सेवेंथ वाली, एट्थ वाली, या अगर मैं टाटा जैसी कंपनी के बारे में बात करूं तो 130 नंबर वाली, 140 नंबर वाली। सर रिलायंस कंपनी जो है 1973 में इनकॉर्पोरेट करी गई थी, तो उसके हिसाब से आगे का जो रहेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए सर, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सब्सिक्वेंट एजीएम के बारे में बात करूं तो सबसे पहली एक बात यहां पे बोली गई है कि आपको करना होगा विद इन 6 मंथ्स।
फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही बोले आपका जो भी साल खत्म होता है, आगे चल के दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, ठीक है, जैसे ही बोले साल आपका खत्म होता है तो उसके बोले 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, सब्सिक्वेंट एजीएम जो है वो बोले आपको यहां पे करना पड़ेगा। ये समझ में बोले ठीक है सर इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। हमने कहा यूजुअली अगर अपन बात करेंगे तो वापस से बोले सर 1 अप्रैल से कोई भी साल जो है फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि रहता है कब तक, बोले 31 मार्च तक, ठीक है। तो जैसे ही ये साल आपका खत्म होता है उसके 6 महीने, अगर मैं 6 मंथ्स के बारे में बात करूं तो डेट आपकी आती है फाइनल 30 सितंबर, ठीक है। यहां पे डेज की बात नहीं करेंगे, यहां पे महीनों की बात करेंगे। ये नहीं कहा गया कि 180 दिनों का गैप होना चाहिए। अगर 180 दिन की बात करते तो 30 दिन कौन से महीने में है, 31 दिन कौन से महीने में, उसकी बात अपन करते हैं। लेकिन यहां पे क्या बोला, 6 महीने, 6 महीने के हिसाब से सीधा सीधा हिसाब किताब क्या हो गया, 30 सितंबर। गॉट इट? जस्ट अ सेकंड ना। चलिए, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो क्या कहा गया, 6 महीने के गैप के अंदर आपको ये काम करना होगा। पहले 9 महीने क्यों दिए गए, क्योंकि सर पहली बार का काम है। अकाउंट्स कैसे बनता है, पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है, कौन सी चीज वहां पे आपको लिखनी है, कौन सी चीज आपकी डेबिट में जानी चाहिए, कौन सी चीज आपकी क्रेडिट में जानी चाहिए, सर ध्यान नहीं रहता सर। उसको सीखने को टाइम लगेगा सर, उसको बनाने को टाइम लग सकता है सर, ठीक है। तो आपको 9 महीने का टाइम जो है वहां पे दिया गया। बट अगर मैं बाकी रेगुलर टाइम के बारे में बात करूं तो 6 महीने का टाइम जो है वही बोले आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया जाता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। लेकिन हाँ, यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला जो पॉइंट है इस पे गौर फरमाइएगा। क्या कहता है, कहता है द गैप बिटवीन 2 एजीएम, जो लगातार आपकी 2 एजीएम होने वाली है ना, द गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। ये समझ में आया? बोले 15 महीने से ज्यादा का गैप जो है वो होना नहीं चाहिए। अब ये ध्यान से सुनिए, मैंने आपको 2 चीजें बताई। मैंने क्या कहा, पहले वाला साल जिसमें हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, ये साल खत्म कब होता है, 31 मार्च को। गॉट द पॉइंट? ठीक है सब। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहा सर हमारी जो कंपनी है वो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, सारा काम हमारा जो था फटाफट हो गया। बोले तो हमने क्या कर लिया, हमने बोले 31 मई को हमने हमारी फर्स्ट वाली एजीएम जो है वो बोले यहां कंडक्ट करवा ली। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। सब्सिक्वेंट एजीएम के बारे में अगर मैं बात करूं, दूसरी के बारे में, तीसरी के बारे में, चौथी के बारे में, पांचवी के बारे में, क्या कहा गया, 6 महीने के अंदर करना है। सर 6 महीने का मतलब क्या है यहां पे, बोले 6 महीने का मतलब है कि 30 सितंबर तक, सॉरी बोले 30 सितंबर तक आपकी मीटिंग जो है वो हो जानी चाहिए। बोले हाँ सर सही बात है। लेकिन एक बात बताओ, क्या अगर मैं मई महीने से यहां पे काउंट करूं तो 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं, सब बोले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अरे बाप रे बाप, 12, 13, 14, 15 और 16, सर 16 महीने हो गए। अगर मैं यहां तक के बारे में बात करूं तो आपको पता चलेगा कि 16 मंथ्स हो रहे। लेकिन क्या कहा गया कि 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। ये समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाले सिनेरियो में बात करूं तो आपको मैक्सिमम 31 अगस्त तक सेकंड वाली मीटिंग जो है वो लेनी पड़ेगी। अगर इसके पहले वाली मीटिंग आप 31 मई को ले चुके थे तो। ये समझ में आया क्यों सर, क्योंकि 15 महीने जो है वो 31 अगस्त को कंप्लीट हो गए। अगर वो 31 अगस्त को कंप्लीट हो जाते हैं तो बात वहीं पे खत्म हो गई सर। ये समझ में आया क्या, अंडरस्टूड द पॉइंट, यस और नो? बोले हाँ सर। ये कहानी जो है वो भी अपने दिमाग में क्या होगी, सिंपली क्लियर होगी। बट हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, तीसरे वाला पॉइंट सब्सिक्वेंट वाली मीटिंग में क्या कहता है, दैट आरओसी में कंडन द डिले फॉर मैक्सिमम 3 months।
गॉट द पॉइंट। मतलब आपको 3 महीने का और टाइम दिया जा सकता है। अगर बोले 30 सितंबर तक आप मीटिंग नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई जस्टिफाइड कारण आपके पास में है, तो आप आरओसी के पास में अप्लाई कर सकते हो और आरओसी आपको मैक्सिमम कितना टाइम दे सकता है, 3 महीने का टाइम जो है वो आपको और दिया जा सकता है। मतलब सर हो सकता है आपने कहा 30 सितंबर, तो उसके बाद में अगला जो आपका आता है दैट इज व्हाट 31 ऑफ दिसंबर, 31 ऑफ दिसंबर, यानी कि 3 महीने का टाइम जो है वो आपको यहाँ पे और मिल गया। सिंपल तरीके से ये मिल सकता है, लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपको आरओसी अलाउ करेगा तभी मिलेगा, इसके अलावा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये समझ में आया सब? बोले ठीक है सर। ईजीएम को कभी भी बुला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ईजीएम को जब चाहे तब बोले आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। लेकिन हाँ, इसके बाद में एक जो पॉइंट है वो और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपका आता है जिसे आप नाम दे सकते हैं क्या, बोले एसेंशियल ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग। ठीक है, मतलब मेंबर्स की मीटिंग को आपने सही में बुलाया था, मेंबर्स की मीटिंग में सही में चीजों का डिस्कशन किया गया था, सही में काम वहां पे हुआ था, उसको कंफर्म करने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या सर बोले आपके कंपनी का बोर्ड एजीएम बुला सकता है, ऐसा बोले आपको सेक्शन नंबर 96 में दिया गया। दूसरी बात, आपका जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ये बोले एजीएम को बुला सकता है, ये सेक्शन नंबर 97 में दिया गया। तीसरी बात, सब बोले आपका जो एनसीएलटी है ये ईजीएम को बुला सकता है, ये बोले आपको सेक्शन नंबर 98 में दिया है, सेक्शन नंबर 98 में दिया है। और आपकी कंपनी का जो बोर्ड रहेगा ये बोले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है, ये बोले आपको सेक्शन नंबर 100 में दिया हुआ है। सर ये सेक्शन को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में इसके ऊपर सवाल जो है वो आपको पूछ लिया जाए कि बताओ एजीएम का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 96 जो है वो किस में डील करता है, सेक्शन नंबर 100 जो है वो किस में डील करता है, ये आपको पूछा जा सकता है। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। चलिए फिर इसके बाद में यहां पे गौर फरमाइएगा भाई साहब, अगर मैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग के बारे में बात करूं तो भाई साहब 4-5 चीजें हैं जो कि बोले आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सर कौन सी चीजें, तो गौर फरमाइएगा भाई साहब। सबसे पहली जो चीज है इसको नाम दिया जा सकता है यहां पे क्या, बोले नोटिस। एक नोटिस होना चाहिए बोले भाई साहब, कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग है, कब होने वाली है, कंपनी के मेंबर्स को सपना आएगा क्या इस बात का, ओह रात को सपना आया था, आज से 10 दिन के बाद में मीटिंग होने वाली है कंपनी की, चलो मुझे मीटिंग में जाना है, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, बताना पड़ेगा, राइट सर। यहां इसके लिए बाकायदा सेक्शन नंबर 101 दिया हुआ है जिसमें नोटिस के बारे में चर्चा जो है वो करी गई है कि कब आपको नोटिस देना है, किस तरीके से नोटिस आपको देना है और किस किस को नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में एक और चीज आपकी आती है जिसको नाम दिया जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कौन से वाला स्टेटमेंट? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर ये क्या चीज होती है, बताऊंगा मैं आपको अच्छी तरीके से, बस एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 102 में इसके बारे में बात जो है वो बोले करी गई, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और चीज आपकी होती है जिसको बोले नाम दिया जाता है क्वोरम। क्वोरम समझ में आ गया होगा, बोर्ड मीटिंग के केस में भी अपन ने क्वोरम की बात की थी, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा सेक्शन कौन सा है, 103, जो कि किसकी बात करता है, क्वोरम के बारे में बात करता है। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका आता है क्वोरम के बाद में, वो आपका आता है चेयरमैन। चेयरपर्सन बोल दो, चेयरमैन बोल दो, ठीक है। लेकिन कंपनी के चेयरपर्सन की बात नहीं कर रहे, मीटिंग के चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं। सब बोले हर मीटिंग को होल्ड करने के लिए एक हेड होना जरूरी होगा, अदरवाइज लोग आपस में क्या करेंगे, जूते चप्पल एक दूसरे को मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, जैसे संसद में होता है भाई साहब। ये सर नो, मीटिंग प्रॉपर्ली चली नहीं पाएगी ना अगर एक बंदे को आपने क्या नहीं किया, लीडर वहां पे नहीं बनाया, तो चेयरपर्सन बनाना पड़ेगा। सर चेयरपर्सन के बारे में जो बातें आपको बोली गई हैं ये बोली गई सेक्शन नंबर 104 के अंदर, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में एक और टर्म आपको दिया गया है जिसे कहा जाता है प्रॉक्सी। क्या कहते हैं, प्रॉक्सी। सर ये क्या होता है, सर बोले कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी का कोई मेंबर जो है वो ये कहे कि अरे मैं किसी एक कंपनी का मेंबर नहीं हूं, मेरे पास में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, और एक दिन ऐसा हो गया कि 2 कंपनीज की मीटिंग जो है वो एक साथ आ गई।
क्या एक बंदा एक ही टाइम पे दो जगह पे रह सकता है क्या? रजनीकांत हो तो अलग बात है, पर इंसान नहीं रह सकता। तो क्या करूं, एक काम करते हैं, एक जगह पे मैं अपने एक बंदे को भेज देता हूं और एक जगह पे मैं खुद चले जाता हूं। दूसरा, मैंने कहा, प्रवीण चौधरी ने कहा कि मेरे पास में टाटा स्टील कंपनी के शेयर्स हैं, उस कंपनी का एजीएम होने वाला है, लेकिन जिस दिन एजीएम होने वाला है उस दिन मुझे मेरे बच्चों के लिए क्लास भी लेनी है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या 34 शेयर्स के लिए वहां जाके वोटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यहां बैठ के क्लास लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप कहोगे सर दोनों काम इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, अगर दोनों काम इंपॉर्टेंट है तो मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैंने अपने बिहाफ पे एक बंदे को भेज दिया। मैंने उसको जाके कहा कि एक काम करना भाई साहब, सो एंड सो वहां पे आपको टॉपिक दिया हुआ है, इसमें आपको हाँ बोलना है, ये वाले टॉपिक में आपको ना बोलना है। जब आप मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपनी जगह पे कोई दूसरा बंदा भेजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रॉक्सी का नाम जो है वो दिया जाता है। सर प्रॉक्सी के बारे में कहां दिया गया होगा? सर गिनती हमको भी आती है, सेक्शन याद नहीं होते कोई बात नहीं बोले, लेकिन गिनती जो है वो बोले हमको भी आती है, इतना भी कच्चा मत समझो सर, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है भाई साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट, द वैलिड वोटिंग, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग जो है वो एक वैलिड मीटिंग कहलाए तो उसके लिए उसके अंदर क्या होना जरूरी है? वैलिड तरीके से वोटिंग जो है वो बोले आपकी यहां पे होना जरूरी है। इसके लिए सेक्शन नंबर 106 से लेके सेक्शन नंबर 110 जो है ये बोले आपको दिए हुए हैं। कहां से लेके कहां तक? सेक्शन नंबर 106 से लेके 110 तक। सर इसके बारे में बात करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? नोटिस के बारे में बात करना। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बहुत ही इत्मीनान से सुनिएगा। किसकी बात करें? नोटिस के बारे में बात करें। सर अगर बोले मैं नोटिस के बारे में बात करूं तो इसके लिए काफी सारी बातें जो हैं वो बोले हमारे जहन में आती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले मैं नोटिस के बारे में बात करूं तो काफी सारी बातें जो हैं वो बोले हमारे जहन में आती हैं। सबसे पहली बात बोले लेंथ ऑफ नोटिस। सर मतलब क्या नोटिस में कितना सारा कंटेंट होना चाहिए उसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, कितने दिन पहले नोटिस जो है वो दिए जाना जरूरी है उसके बारे में बात जो है वो बोले अपन यहां पे कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कहा गया है कि नोटिस टू द मेंबर्स शैल बी गिवन क्लियर 21 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जिस दिन आपकी कंपनी की मीटिंग होने वाली है उसके क्लियर 21 डेज पहले जो है वो बोले आपको नोटिस देना क्या होगा? जरूरी होगा। कंपनी के सारे मेंबर्स के पास में क्या पहुंचना चाहिए? कंपनी का नोटिस जो है वो बोले पहुंच जाना चाहिए। सर बोले एक बात समझ में नहीं आई क्या? अगर आपको यहां पे 21 दिन बोलना था तो आप सीधा बोल देते 21 दिन। ये बोले क्लियर 21 डेज का क्या मतलब है? क्या धो धा के देने हैं क्या? 21 डेज जो है उनको धोके भेजना है क्या? क्या बोल रहे हो आप? क्लियर 21 डेज का मतलब यहां पे क्या है सर? तो ये गौर फरमाइएगा भाई साहब, यहां पे आपको वर्ड यूज करके दिया गया है क्या? बोले क्लियर 21 डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सक्लूडिंग पहला 1 day द डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, ठीक है, 1 day डेट ऑफ जनरल मीटिंग एंड 2 days ऑफ ट्रांजिट if notice is sent by post और कुरियर। ये समझ में आया क्या भाई साहब? यहां पे क्लियर 21 डेज का मतलब क्या है? अगर ईमेल कर रहे होंगे तो 23 दिन पहले करना पड़ेगा, अगर बाय पोस्ट भेज रहे होंगे तो 25 दिन पहले करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या सर? मतलब ये ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये कि मान लीजिए आपने क्या कहा कि 30 सितंबर का वो दिन है जिस दिन आपकी कंपनी की जनरल मीटिंग जो है वो क्या है? होने वाली है। ये समझ में? इसके पहले ये नहीं कहा गया कि 21 डेज पहले, ना ऐसा नहीं बोला गया, ऐसा नहीं बोला गया। इसके पहले क्या कहा गया है? अगर बात करोगे बोले बाय मेल अगर आप कर रहे होंगे तो 23 डेज आप लगा लीजिए, और अगर बाय पोस्ट आप कर रहे होंगे
बाय पोस्ट अगर आप कर रहे होंगे तो 25 डेज लगा लीजिए। सर क्यों ऐसा? क्योंकि एक दिन जो आपका रहेगा डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन आपने नोटिस भेजा है वो वाला दिन क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, तो यहां से मिला के यहां तक ये आपके 23 दिन बन रहे। अगर पोस्ट किया जा रहा होगा तो यहां से लेके यहां तक कितने बनने चाहिए, 25 डेज जो है वो आपके बनने चाहिए। ये समझ में आए? इसका मतलब सर बोले 5 सितंबर या उसके पहले आपको नोटिस सेंड करना पड़ेगा, अगर मैं पोस्ट वाले की बात करूं तो। ठीक है, अगर मैं मेल वाले की बात करूं तो बोले क्या कह सकते हैं कि 7 सितंबर जो होगा उस दिन आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, क्लियर 23 डेज पहले नोटिस जो है वो कहलाएगा। ये समझ में आया भाई साहब? क्लियर 21 डेज पहले की बात अगर की जाए तो मैंने क्या बोला, एक दिन जिस दिन आपने नोटिस भेजा था वो छोड़ दीजिए, और जब आपने क्या भेजा था, सॉरी, जब आपका क्या होने वाला है, जनरल मीटिंग होने वाली है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन बाय पोस्ट अगर आप भेज रहे होंगे तो बोले आपको यहां पे 2 दिन और छोड़ने पड़ेंगे। क्यों सर? कबूतर चिट्ठी लेके जब जाएगा, सामने वाले को पहुंचाएगा, कम से कम 2 दिन का टाइम जो है वो तो लगेगा ना। ये समझ में आया क्या भाई साहब? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द लेंथ ऑफ नोटिस। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि 21 दिन पहले ना क्लियर 21 डेज पहले नोटिस जो है वो बोले आपको भेजना। कितने दिन पहले? क्लियर 21 डेज पहले। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगला सवाल यहां पे आता है कि सर हु शुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस? हु शुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस? किसको भेजा जाएगा भाई साहब? नोटिस जो है वो किसको भेजा जाएगा? सर किसकी मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हो? बोले मेंबर्स की, तो उनको भेज दो। ये समझा? बोले हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, किसके काम का हिसाब किताब मेंबर्स को बताने वाले हो? बोले डायरेक्टर्स का, तो सारे डायरेक्टर्स को नोटिस जो है ये भेज दो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्टर्स का जो काम किया गया था उसको बोले चेक किसने किया था, उसका ऑडिट किसने किया था? बोले ऑडिटर ने किया था भाई साहब। कंपनी में एक बंदा ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, तो ऑडिटर को नोटिस जो है वो भेजना पड़ेगा। ये समझ में आए? सर ये इतने लोगों को तो भेजना ही भेजना पड़ेगा, बट इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी मीटिंग का आपने कोई चीफ गेस्ट बुला लिया। ये भी पॉसिबल है कि किसी मीटिंग का आपने क्या किया, चीफ गेस्ट बुलाया, तो ऐसे केस में आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, इनवाइटीज। अगर किसी को इनवाइट किया गया होगा तो उसको भी आप क्या कर लेंगे, बुला लेंगे। ये समझा? अच्छा मेंबर्स की बात अगर करें, ये ध्यान से सुनिएगा, मेंबर्स में एक और आपका आ जाएगा क्या, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, जो कि क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक कंपनी जो उसने दूसरी कंपनी में शेयर परचेज करके रखे हुए हैं, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में शेयर परचेज कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की वो कंपनी ओपीसी नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आए? तो पॉइंट ऐसा है कि अगर टाटा कंपनी के शेयर्स रिलायंस के पास में है तो क्या रिलायंस कंपनी भी मीटिंग अटेंड कर सकती है? हाँ सर। आप क्या करोगे, किसी नेचुरल पर्सन को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप अपॉइंट करोगे और उनको आप नोटिस जो है उनको मिल जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगला जो है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहां से थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब। पॉइंट यहां पे आता है दैट व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ नोटिस। नोटिस जो आपका रहेगा उसका कंटेंट जो है वो बोले क्या क्या रहना चाहिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ ना जरूरी होगा। बोले बाकी कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको स्पेसिफाई करना आपके लिए मस्ट रहेगा। ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात बोले डे कौन सा है, ठीक है? दूसरी बात बोले डेट कौन सी है। तीसरी बात बोले प्लेस कौन सा है। चौथी बात बोले टाइम कौन सा है। पांचवी बात, ये ध्यान से सुनिएगा, पांचवी बात है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। ये 5 चीजें जो है इनका ना क्या होगा, जरूरी होगा। ये समझ में आया? अच्छा भाई साहब यहां पे गौर फरमाइएगा कि अगर बोले मैं डेट के बारे में बात करूं, दूसरा अगर मैं डे के बारे में बात करूं, सर यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात आपको बोली गई और क्या कहा गया, सर देखिए कोई भी दिन चलेगा
एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। सर संडे को मीटिंग बुलाओगे, एजीएम की बात करें, संडे को एजीएम बुलाओगे चलेगा, मंडे को एजीएम बुलाओगे चलेगा, ट्यूसडे को एजीएम बुलाओगे चलेगा, कोई भी डेट पे बुला लो, कोई भी दिन बुला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या कहा गया, बस बोले नेशनल हॉलीडे पे मत बुलाना। मतलब संडे, सर संडे से नेशनल हॉलीडे ना, या नेशनल हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे दोनों एक ही चीज होती ना? नहीं, ध्यान से सुनिएगा सर। अगर मैं कंपनी लॉ के हिसाब से बात करूं, सिर्फ 3 दिन आपको दिए गए हैं जिसको कहा गया है क्या, नेशनल हॉलीडे। सर कौन सा है? एक आपका आता है जिसे कहा जा सकता है 26 जनवरी, दूसरा आपका आता है जिसे कहा जा सकता है 15 अगस्त, और तीसरा आपका आता है जिसे कहा जाता है 2 अक्टूबर। सर ये 3 दिन के अलावा बाकी जितनी भी छुट्टियां अगर आपकी होती होंगी उसे आप पब्लिक हॉलीडे का नाम जो है वो दे सकते हैं, बट आप इसको नेशनल हॉलीडे का नाम जो है वो नहीं दे सकते। अच्छा एक बात और सुनिएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल हॉलीडे 3 ही होते हैं, ये बोले कहां लिखा हुआ है, किसने बताई बोले आपको ये वाली बात? तो ये मत बोलना प्रवीण सर ने बताई बोला, आप बोलोगे सर वहां तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था प्रवीण चौधरी सर के बारे में। ठीक है, तो क्या बताएंगे वहां पे कि सर देखिए देयर आर समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं। और सर जो बोले आपका दूसरे नंबर का स्टैंडर्ड है SS2, ये ध्यान से सुनिएगा, दे आर इशूड बाय ICSI। जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वो बोले ऑडिट के लिए जो जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे, अकाउंट के लिए जो स्टैंडर्ड रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, वो इशू करता है। लेकिन जहां पे लॉ को कंप्लाई करने की बात आती है, लॉ के प्रोसीजर को कंप्लाई करने की बात आती है, तो ICSI नाम का जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, वो क्या करता है, वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को इशू करता है। अभी तक अगर आप बात करेंगे कुल मिला के 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को इशू किया गया है बाय द ICSI, जिनमें से 2 ही एप्लीकेबल है। ठीक है सर, एक है जिसको आप नाम दे सकते हैं SS1, ये ध्यान से सुनिएगा। सब बोले बोर्ड मीटिंग कौन से टाइम पे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, इसके लिए आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो है वो दिया गया है, कौन से वाला, 1 वाला, SS1। ठीक है, काफी सारी प्रोसीजर वाली बातें जो आपको वहां पे दी गई, जो कि अपन सेकंड वाले लेवल पे बात करेंगे, यहां नहीं करेंगे, ये समझा। लेकिन वहीं पे अगर मैं जनरल मीटिंग के बारे में बात करूं, तो काफी सारी बातें ऐसी हैं जो कि कहां पे दी गई हैं, SS2 के अंदर दी गई। फॉर एग्जाम्पल सब बोले कौन से दिन आपकी मीटिंग जो है वो होनी चाहिए और कौन से दिन आपकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा गया, नेशनल हॉलीडे वाले दिन मीटिंग नहीं हो सकती है, इसके अलावा आपको जब लेनी है तब ले लो, बोले कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बोले हमको इससे। ये समझ में आया। सर बोले प्लेस के बारे में कुछ बताया क्या, तो ये ध्यान से सुनिएगा। प्लेस के बारे में बोला गया है कि सर पहली बात बोले इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी और विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। ऐसी कोई भी जगह जहां पे बोले कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो क्या है, सिचुएटेड है, वहां पे बोले आप क्या कर सकते हो, मीटिंग को बुला सकते हो। क्यों सर, आपने कहा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है, जगह नहीं है सर उतनी। हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो लाखों शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से मीटिंग को अटेंड करने जो लोग आते हैं सर 100 में नंबर तो रहते ही सर, 800 900 ऐसे लोग आते हैं सर। तो ऐसे केस में ऑडिटोरियम को बुक करना पड़ेगा, कभी कभार स्टेडियम को भी बुक करना पड़ सकता है। अगर आपने मूवी देखी होगी अभिषेक बच्चन की, नाम है गुरु, अभिषेक बच्चन की मूवी नाम क्या है, गुरु, राइट। वो मूवी में स्टेडियम के अंदर क्या किया गया था, जनरल मीटिंग को लिया गया था। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। फिर इसके बाद ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या सबले वक्त, कौन से टाइम पे एजीएम जो है उसको लिया जाना चाहिए, उसकी मीटिंग जो है कौन से टाइम पे होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए क्या कहा गया, बोले सर एट एनी टाइम, या थोड़ा सा और ध्यान से, जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड
कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कब बुला सकते हो? जब बोले आपकी कंपनी के लिए वर्किंग आवर्स बोल दीजिए, बिजनेस आवर्स बोल दीजिए। सर ये कब होते हैं सर? बोले बिटवीन 9 AM टू 6 PM। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक के बीच में आपको जब बुलाना होगा ना तब बुला लो। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले ये समझ में आए। लेकिन सर एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है? कैन बी कॉल्ड। वर्ड क्या यूज किया गया है? कैन बी कॉल्ड। सर क्या इसका मतलब ये है क्या कि मीटिंग सुबह 9 बजे शुरू होनी चाहिए, शाम को 6 बजे के पहले खत्म हो जानी चाहिए? क्या ऐसा बोला गया है क्या? नहीं सर। क्या कहा गया है? आपको मीटिंग जो बुलानी है ये बोले आपको 9 से 6 बजे के बीच में बुलानी है। अब इसके बाद में ये मीटिंग को कंप्लीट आप कभी भी करो, लगे तो एक मीटिंग जो इसको 3 दिन कंटिन्यू कर लो, हमको कोई मतलब नहीं है, चलेगा। बोलो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। इवन अगर आपने शाम को 5:55 पे कहा कि हमारी कंपनी की एजीएम जो है वो स्टार्ट होने वाली है तो भी चलेगा। सर प्लान हमारा वैसा ही है, पहले 2 घंटे अपन पूरा प्रोफेशनल वाला डिस्कशन करेंगे, जो हमारा एजेंडा होगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उस पर अपन रेजोल्यूशन को पास करेंगे। गॉट द पॉइंट। और फिर उसके बाद बोले अपन एनुअल फंक्शन करेंगे, बोले कल्चरल नाइट बनाएंगे बोले अपन, ठीक है। सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है उसका भी बोले अपन अरेंजमेंट करेंगे, वहां पे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। कंपनी में प्रॉफिट आया है, चलो बोले मेंबर्स का एंटरटेनमेंट भी करवाते बोले, वहां पे डिनर आज इधर ही है बोले, यहीं पे खाना पीना सब कुछ यहीं पे ही बोले आपका हो सकता है। ये समझा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। भाई साहब ये ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कहा गया है कि मीटिंग 9 बजे के बाद स्टार्ट होनी चाहिए और 6 बजे के पहले खत्म होनी चाहिए। क्या कहा गया है? वर्ड यूज किया गया है कॉल्ड। मीटिंग को बुलाना कितने बजे है? 9 से 6 के बीच। खत्म कब करना है? 5 दिन के बाद खत्म कर लो तो भी चलेगा। एनुअल मीटिंग को तुम एनुअल फंक्शन बना दो तो वो भी चलेगा, बस बुलाना कितने बजे है वो ध्यान रखो। बोले 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपको जब बुलाना होगा ना तब बुला लो, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको सब चले। ये समझ में आया? अच्छा यहां पे अपन देखते हैं, शायद अपने को मिल भी जाए। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में यहां पे बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के डाउनलोड्स में मैं जाता हूं तो आपको मिल जाएगा। यहां पे नोटिस दिखा देता हूं मैं आपको बकायदा। ये देखिए, नोटिस ऑफ द 44th एजीएम। हाँ जी, अगर ये चीज को मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करूं, कहां गए, कहां चला गया, चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, अगर मैं नोटिस को दिखाने की बात करूं, सबसे पहली बात दिन बता दिया गया, बोले थर्सडे को मीटिंग होगी, ठीक है। फिर बोले कब होगी? 24 जून 2021 को मीटिंग ली जाएगी। कितने बजे? टाइम देखिए, दोपहर को 2 बजे बोले अपनी मीटिंग जो है वो होने वाली। अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है? IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोपहर का 2 बजे का। कैसे लिया जाएगा? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सर क्या बात करो, जनरल मीटिंग जो है वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है क्या? सर बोले CKMB चाइना के चमगादड़ की देन है, राइट। जिसकी वजह से जो कोरोना हुआ था और उसकी वजह से अपने को क्या लेना पड़ रहा है? OAVM मतलब जो विजुअल मीन्स वगैरह होते हैं ना, उसकी वजह से अपने को यहाँ पे काम जो है वो करना पड़ रहा है। ये समझ में आए? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सब बता दिया गया। क्या कहा गया कि सर 44th वाली मीटिंग जो है वो की जा रही है, 44th वाली एजीएम जो है वो बोले की जा रही है। कौन सी कंपनी की? ये वाली कंपनी की। कौन से डेट को होने वाली है? ये वाले डेट को होने वाली है। सब प्लेस के बारे में आपने बताया नहीं, सब प्लेस का ऑप्शन है ही नहीं सर। कोरोना में मिलना अलाउड ही नहीं था सर। कौन सा साल चल रहा है? 2021 वाले साल की बात है सर। 2021 वाले साल में बोले फिजिकली मिलना अलाउड ही नहीं था, फिजिकली मीटिंग करना अलाउड ही नहीं था। क्या कर सकते थे? घर बैठे बैठे जूम मीटिंग, वेबएक्स, गूगल मीट, ठीक है, तो उसके जरिए मीटिंग जो है वो किया जा सकता था। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई साहब। ये समझ में आए? लेकिन मेन जो चीज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता था वो क्या है? देखिए बकायदा बताया गया है दिन कौन सा रहेगा,
बकायदा बताया गया है डेट कौन सी रहने वाली है, टाइम जो है वो भी आपको बता दें, लेकिन कौन से वाला टाइम, सब बोले बुलाने वाला टाइम। अब एक बात बताओ, रिलायंस जैसी कंपनी 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का उसका क्या है, टर्नओवर है, उससे भी कई बहुत सारा ज्यादा, राइट सर। इतनी बड़ी कंपनी जो है उसकी मीटिंग क्या शाम को 4 घंटे चलेगी, बस सिर्फ 4 घंटे चलने वाली है क्या, नहीं सर, बहुत चलने वाली है, लंबी चलेगी, रात को 10 बजे तक वो मीटिंग चलने वाली है सर। गॉट द पॉइंट, ठीक है। और इसमें जगह का नाम इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 2021 की बात अगर आप करोगे, 2022 सॉरी 2020 और 21 की बात अगर आप करोगे तो वहां पे कोरोना का काल था मतलब थोड़ा थोड़ा चल भी रहा है अभी भी, ठीक है। तो कोरोना के काल होने की वजह से वहां पे फिजिकली मिलना अलाउड ही नहीं था सर, ये समझ में आया। फिर इसके बाद में अगर आप आगे देखोगे, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है भाई साहब। सर अगर बोले मैं यहां बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड के बारे में बात करूं तो बोले जो बिजनेस आपका होता है ये बोले दो टाइप का हो सकता है। सॉरी इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि प्रॉपरली आप इसको डिवाइड कर पाए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दो टाइप का बोले आपका बिजनेस रहता है, जिसमें से एक जो आपका होता है उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी का मतलब सर रोजमर्रा वाला, कौन से वाला बिजनेस, बोले ऑर्डिनरी वाला बिजनेस, ठीक है। और दूसरा जो आपका रहेगा सर बोले ऑर्डिनरी का अपोजिट क्या होता है, स्पेशल, ठीक है। तो कौन से वाला बिजनेस, सब बोले स्पेशल वाला बिजनेस। एक आपका हो गया जिसे कहा जाएगा ऑर्डिनरी वाला बिजनेस, दूसरा आपका हो गया जिसे कहा जाएगा क्या, स्पेशल वाला बिजनेस। सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में बात करूं तो कुल मिला के 4 कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेसेस, ठीक है, जिनके ऊपर आपकी एजीएम जो है वो ली जाती है और उसमें चीजों को डिसाइड किया जाता है। इससे कौन से होते हैं, सबसे पहली वाला टू एडॉप्ट अकाउंट्स ऑफ कंपनी ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। सर जो भी आपका साल होगा वो साल खत्म हो चुका है, उसका कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया है, अकाउंट्स बनाया है, मेंबर्स को पूछा जा रहा है आपको ये अकाउंट्स जम गए ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, आपको कुछ घोटाला वगैरह है क्या, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो बता दो, ठीक है, तो आप उसको अडॉप्ट ही मत करो। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। दूसरी बात, अगर बोले आपने अकाउंट्स को अडॉप्ट कर लिया है तो टू डिक्लेयर डिविडेंड, ये आई ना सर सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, बोले क्या किया जाएगा, डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाए। सर ये ध्यान से सुनिएगा, डिविडेंड डिक्लेयर करने का अधिकार जो है वो मेंबर्स के पास में है, लेकिन आप उतना ही डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो जितना आपके बोर्ड ने क्या किया होगा, रिकमेंड किया होगा, ठीक है। टू डिक्लेयर डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। आपकी कंपनी के बोर्ड ने जो डिविडेंड आपको क्या किया होगा, रिकमेंड किया होगा, उतना ही डिविडेंड जो है वो आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ये समझ में आए, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्या सर बोले टू अपॉइंट और रीअपॉइंट डायरेक्टर्स। याद कीजिए, सब डायरेक्टर्स जो है वो रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद में उनको वापस से अपॉइंट करना पड़ेगा, और रीअपॉइंट रिटायरमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली होगा। जैसे आपका टेन्योर खत्म हो चुका है, रोटेशनल वाले आप डायरेक्टर्स थे, आपका रिटायरमेंट हो चुका है, अब इसके बाद में आपको या तो बोले रीअपॉइंट किया जाएगा, मेंबर्स डिसाइड करेंगे, या आपकी जगह पे नए बंदे को अपॉइंट किया जाएगा, वो बोले क्या करेंगे, मेंबर्स डिसाइड करेंगे, राइट। तो टू अपॉइंट या फिर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, ये समझ में आया, ठीक है साहब। और फिर इसके बाद में आता है आपका फोर्थ वाला, लास्ट वाला बिजनेस, ठीक है, ये रहेगा टू अपॉइंट ऑडिटर, ठीक है, एंड टू डिसाइड इट्स
रेम्यूनरेशन, ठीक है। किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना, सर कंपनी के अकाउंट्स का जो बंदा ऑडिट करेगा उस ऑडिटर को अपॉइंट करना। अब हो सकता है सर कि जो ऑडिटर है उसका कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में टांका भिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के मैनेजमेंट का ऑडिट जो है वो प्रॉपर तरीके से करता नहीं है, यानी कि अकाउंट्स का प्रॉपर हिसाब किताब जो है वो देता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो मेंबर्स क्या करेंगे, उस ऑडिटर को वहां से हटा देंगे, उसकी जगह नए ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। ये समझ में आया? डन। तो कुल मिला के 4 ऐसे बिजनेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, बस यही 4 ऐसे बिजनेस रहेंगे जो कि कौन से वाले होंगे, ऑर्डिनरी वाले बिजनेस जो है वो कहलाएंगे। गॉट द पॉइंट? और ये ध्यान से सुनिएगा, ये 4 ऑर्डिनरी वाले जो बिजनेस हैं इनको अप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बोले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कौन सा रेजोल्यूशन? बोले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर ये क्या होता है, अपन बात करेंगे, इसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो आपको पास करना पड़ेगा अगर मैं ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में बात करूं तो। और ये ध्यान से सुनिए, क्या आपने नोटिस भेजा? बोले हाँ। नोटिस के अंदर बकायदा लिखा हुआ होना चाहिए कि इस मीटिंग के अंदर कौन से टॉपिक पे अपने को डिस्कशन करना है और कौन से ऑर्डिनरी बिजनेस को अपने को पास करना है। देखिए भाई साहब, ये रहा नोटिस है। ये नोटिस के अंदर ये देखिए अगला ही पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनरी बिजनेस। सबसे पहला क्या करना है, बोले टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स बोल दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 एंड द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स देयर ऑन एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह 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 वगैरह। ये समझा? और बाय पासिंग व्हाट, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये समझ में? अब ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है वो ऐसे ड्राफ्ट होता है, इसके बारे में अपन बाद में आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा देखिए भाई साहब, सेकेंड वाला पॉइंट देखिए क्या कहता है, टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड इन दिस रिगार्ड टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास विद और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज कौन सा रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सेकेंड ऑर्डिनरी बिजनेस से है जिसके लिए ओआर जो है वो पास किया जा रहा है। सर डिविडेंड कितना दिया गया, ₹7 एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। ₹7 पर शेयर के हिसाब से। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 की फेस वैल्यू भाई साहब। अगर आपके पास में ₹10 की फेस वैल्यू का एक शेयर होगा तो बोले आपको ₹7 मिलेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या ₹10 पे ₹7 मिल रहे हैं? लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी को आपने ₹8 दिए थे, तो क्या आपको पूरे ₹7 मिलेंगे? क्या नहीं सर, प्रोपोर्शनेट आपको यहां पे मिल जाएगा। ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? और जैसा मैंने आपसे कहा था, एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस साल डिविडेंड पे करना रिकमेंड नहीं करता है तो आप वो डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। ये समझ में आया? ये दूसरा वाला ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया, ठीक है साहब। फिर इसके बाद तीसरा वाला ये देखिए, टू अपॉइंट श्री निखिल आर मेशवानी हु रिटायर बाय रोटेशन। सर इस साल इनका रिटायरमेंट भी हुआ था 2021 में। who retire by rotation as a director and in this regard to consider and if thought fit to pass with or without modification the following resolution as ordinary resolution। ये भी ओआर के तरीके से हो गया, बोले ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखिए चौथे वाला, चौथा और तीसरा एक ही चीज है, इंसान के नाम अलग हो गए। क्या, श्री पवन कुमार कपिल हु रिटायर बाय रोटेशन एज अ डायरेक्टर, और ये भी ओआर की तरह ही पास किया जा रहा है। ये समझ में आया? फिर इसके बाद में यहां पे देखिए स्पेशल बिजनेस क्या है, टू री अपॉइंट डॉक्टर सुमित बनर्जी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये ध्यान से सुनिएगा, अगर रेगुलर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। अगर एमडी को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। गॉट द पॉइंट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेशल वाला बिजनेस है। Got the point? And in this regard to consider and if thought fit to pass this resolution as a special। सर सीधा सीधा हिसाब किताब है। क्या कि जब ऑर्डिनरी बिजनेस अगर आपको करना होगा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जब स्पेशल करना होगा तो जरूरी नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सर कैसे? देखिए आप यहां पे, इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं 6th वाला, टू रेटिफाई द रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स। सर ध्यान से सुनिएगा,
जो मैंने यहां पे आपको लिख के दिया था ऑडिटर्स, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही थी, जो कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करता है, अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। अकाउंट्स का ऑडिटर, कॉस्ट का ऑडिटर, और ये जो अपने वाला था सेक्रेटरियल ऑडिटर, याद है, जो सीएस करता है। गॉट द पॉइंट सर। सेक्रेटरियल ऑडिटर अलग है, वो यहां पे नहीं आएगा। कॉस्ट ऑडिटर अलग है, वो यहां पे नहीं आएगा। इंटरनल ऑडिटर वो भी अलग है, वो भी यहां पे नहीं आएगा। ये कौन किसकी बात की जा रही है? ये स्टैट्यूटरी वाला ऑडिटर जो, उसकी बात की जा रही है। और इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वही बोले आपको पास करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। लेकिन यहां पे देखिए भाई साहब, यहां पे क्या बोला गया है, देखिए, बोले कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना ये आपका एक स्पेशल वाला बिजनेस है, लेकिन रेजोल्यूशन कौन सा पास हो रहा है सर? ऑर्डिनरी वाला। क्यों सर? लॉ में लिखा हुआ है सर, सेक्शन नंबर 138 आपको दिया हुआ है, जो ये कहता है कि कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट अगर आपको करना होगा तो कंपनी में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो बोले पास करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे, ये चार टॉपिक्स को छोड़ के, ये चार टॉपिक्स को छोड़ के बाकी जो भी टॉपिक आपके रहेंगे उसके लिए जरूरी नहीं है कि स्पेशल बिजनेस ही पास करना पड़ेगा, सॉरी, स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। स्पेशल भी करना पड़ सकता है और ऑर्डिनरी भी करना पड़ सकता है। सर कहां दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस में दिया हुआ है। सर फॉर एग्जांपल, कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, सवाल पूछा जाएगा, अपनी मर्जी से कर रहे हो या गवर्नमेंट ने बोला है? सर अपनी मर्जी से कर रहे हैं, एसआर पास कर लेना बोले आप। नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, ओआर पास कर लेना, उससे काम हो जाएगा। ये समझ में आया? तो सर ये ध्यान रखिएगा कि स्पेशल बिजनेस अगर आप कर रहे होंगे तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि एसआर ही पास करना पड़ेगा, ओआर भी आ सकता है कभी कभार, तो कभी कभार एसआर भी आ सकता है। ये समझ में आया भाई साहब? स्पेशल बिजनेस में रिक्वायर passing of ordinary or SR as specified in various sections of Companies Act 2013। ये समझ में आया? अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, काम कौन सा कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। भाई साहब बायबैक करने की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर। बोनस शेयर इशू करने की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर। राइट इशू लेके आने की बात कर रहे हो क्या? डिबेंचर जो उनको इशू करने की बात कर रहे हो क्या? कौन से चीज की बात करो, उस पर डिपेंड करेगा कि एसआर पास करना है या फिर आपको ओआर पास करना। ये समझ में? लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या सर? बोले अगर आप स्पेशल वाले बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने की बात करते हैं तो ऐसे केस में आपको ये जो यहां पे दिया गया है, नाम क्या दिया गया? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये भी आपको नोटिस के साथ में देना पड़ेगा। सर ये क्या है? वर्ड क्या बता रहा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर आप कौन से स्पेशल बिजनेस को करने की बात कर रहे हैं? बोले कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। क्यों? किसको अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं? बोले स्वयं सो बंदे को कॉस्ट ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। क्या उस बंदे का कंपनी के साथ में कोई रिलेशन है क्या? क्या वो बंदा जो है कंपनी के किसी डायरेक्टर के साथ में रिलेटेड है क्या? बोले हाँ सर, उसका भतीजा लगता है। अच्छा बता दो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में स्पेशल बिजनेस के बारे में सारी की सारी जानकारी जो है वो आपको देनी होगी। क्यों कर रहे हो, इससे कंपनी का फायदा क्या होगा, इससे कंपनी का नुकसान क्या हो सकता है, क्या कंपनी का कोई डायरेक्टर, कंपनी का कोई केएमपी की मैनेजर पर्सनल, या कंपनी का कोई और ऑफिसर वगैरह जो है, क्या इसमें इंटरेस्टेड है क्या? अगर नहीं भी है तो भी बता दो दैट नन ऑफ डायरेक्टर्स और केएमपी और मैनेजर आर इंटरेस्टेड इनटू दिस बिजनेस। देखिए यहां पे नोटिस में देखेंगे अगर अपन यहां पे, तो आपको यहां पे बकायदा दिखाई देगा, ठीक है, ये पूरा बता दिया। अच्छा हाँ, यहां देखिए नोटिस में आखिरी में बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेथुरमन, कौन है? ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। रिलायंस कंपनी के सीएस कौन है? के सेथुरमन जी हैं, जो कि सिर्फ सीएस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, मतलब लॉ को कंप्लाई करवाने के लिए रिलायंस कंपनी में जो सबसे बड़ा चीफ ऑफिसर जो है सीएस की टीम का, वो ये है, ठीक है। और इनकी जो पूरी की पूरी वहां पे टीम है ना, उसके हेड भी यही है, ग्रुप सीएस। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है भाई साहब। अच्छा लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है सर?
नोट्स नहीं है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, जो कि अपने को यहां पे मिल जाएगा। 2 मिनट रुकिएगा। एफ पॉइंट, रिमोट वोटिंग, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, रिमोट ई वोटिंग, पर्सन, प्रोसीजर, ई वोटिंग, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये देखिए, स्टेटमेंट परसुएंट टू सेक्शन नंबर 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको यहां पे दी गई है, पहला आइटम नंबर 5 के लिए, और दूसरी जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वो किसके लिए है, आइटम नंबर 6 के लिए। आइटम नंबर 6 में क्या था, कॉस्ट ऑडिटर को अपन अपॉइंट कर रहे थे। क्या कहते हैं देखिए यहां पे ध्यान से, छोटा सा है, फटाक से देख लें। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, हमारी कंपनी में एक ऑडिट कमिटी है, उसने हमको ये रिकमेंड किया है एंड हमने अप्रूव भी कर दिया। किसने, बोर्ड ने। अब किसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, मेंबर्स के सामने। बोर्ड कहता है हमने अप्रूव कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि इसके लिए लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका सेक्शन 138 कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स का ओआर पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड कहता है हमने अप्रूव कर दिया है द अपॉइंटमेंट एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा है, कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। ऑफ द कंपनी अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, इसके हिसाब से करेगा। ये बंदे को ये काम के लिए लगाया है, ये बंदे को ये काम के लिए लगाया है, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज की कॉस्टिंग जो है ना उसका ऑडिट करने के लिए लगाया, और उसके लिए सैलरी कितना पे किया जाएगा ये भी यहां पे लिखा हुआ है। ये समझा, ठीक है। यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148, सॉरी मैंने 138 बोल दिया, 148, ठीक है। रीड विद द कंपनीज ऑडिट एंड द ऑडिटर रूल्स 2014, द रेम्यूनरेशन पेबल टू कॉस्ट ऑडिटर एज रिकमेंडेड बाय द ऑडिट कमिटी एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड हैज टू बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सर आपको ये अप्रूव करना है सर, ठीक है। आगे देखिएगा, ये छोड़ दो, ये देखो भाई साहब जो मैंने आपको बोला था, इवन अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स केएमपी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो भी बोले आपको ये बताना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, नन ऑफ द डायरेक्टर्स और द केएमपी ऑफ द कंपनी या देयर रिलेटिव आर इन एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियली और अदरवाइज इन द रेजोल्यूशन। इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है बोले, उनका कोई मैटर नहीं है बोले, और ये हर जगह लिखना पड़ेगा। इवन अगर मैं यहां पे आइटम नंबर 5 के बारे में बात करूं, ठीक है, आइटम नंबर 5 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये रहा बताया गया, सेव एंड एक्सेप्ट द अबव, जो इंटरेस्ट था वो बोले ऊपर बता दिया। नन ऑफ द अदर डायरेक्टर और केएमपी देयर रिलेटिव आर इन एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड फाइनेंशियली और अदरवाइज इन द रेजोल्यूशन। ये भी बोले आपको बताना पड़ेगा। ये किस में बताएंगे सर, सेक्शन नंबर 102 आपका जो होगा इसमें बताया जाएगा, 102। ये समझ में आया क्या भाई साहब, सेक्शन नंबर 102 में ये। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देना पड़ता है क्या, नहीं सर। सिर्फ किसके लिए देना पड़ेगा, जो स्पेशल वाला बिजनेस आपका होगा ना बस उसी के लिए देना पड़ेगा, इसके अलावा किसी के लिए भी नहीं देना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर। चलिए अब ये ओआर और एसआर क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्वोरम की बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 103, इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगर मैं यहां क्वोरम के बारे में बात करूं तो आपको दो बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात, सवाल यह है कि क्या आपकी कंपनी जो है वो बोले पब्लिक वाली कंपनी है या फिर आपकी कंपनी जो है वो बोले प्राइवेट वाली कंपनी। अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट वाली कंपनी है तो कहा गया है 2 persons पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है, 2 लोग जो कि क्या होने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट रहने चाहिए। सर पब्लिक कंपनी में यहां बोले डिपेंड करता है सर, क्यों, अरे पब्लिक कंपनी में 7 से लेके कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, लाखों मेंबर्स हो सकते हैं। बोले हाँ, तो बोले एक बात बताओ, क्या सर, बोले अगर आपकी कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो क्वोरम रहेगा ये क्या होगा, ये बोले डिसाइड होगा। सर बोले अगर ये अप टू 1000 है
तो बोले 5 लोग फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये बोले 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 तक है तो बोले 15 लोगों का कोरम रहना चाहिए, कम से कम 15 लोग जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर। लेकिन अगर ये अबव 5000 है, ग्रेटर देन 5000, तो ऐसे केस में 30 लोग तो भी ऐसे होने चाहिए जो कि कंपनी की जनरल मीटिंग को क्या कर रहे हैं, फिजिकली वहां पे आके अटेंड कर रहे हैं। ये समझ में, ये कोरम के बारे में बोला गया, ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में चेयरपर्सन, बोले देयर शुड बी 1 पर्सन, there should be 1 person as चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी का क्या रहे, सॉरी नॉट कंपनी, ऑफ जनरल मीटिंग, जो कि आपकी जनरल मीटिंग का क्या रहना चाहिए, चेयरमैन जो है वो रहना चाहिए, या चेयरपर्सन बोल दीजिए, ठीक है ठीक है। फिर प्रॉक्सी, सेक्शन नंबर 105, सर प्रॉक्सी जो है वो क्या रहेगा, एक एजेंट होता है सर, एजेंट ऑफ मेंबर who is appointed to attend and vote in the general meeting on behalf of member of company, ठीक है। अगर कभी मेंबर नहीं जा पाता है तो वो क्या करेगा, वो बोले अपने प्रॉक्सी को भेज सकता है कि तू चले जा और तू जाके वोटिंग जो है वो करके आ जा। ये समझ में, इसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं लेकिन अभी पढ़ने का मतलब नहीं आता, अगले पड़ाव पे पढ़ेंगे, इंटर लेवल पे जब अपन चले जाएंगे तब पढ़ेंगे, उसके पहले पढ़ने का मतलब नहीं आता, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद में आता है वोटिंग वाला, ये ध्यान से सुनिएगा सर। सेक्शन नंबर 106 जो है ये बात करता है अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास में शेयर्स हैं लेकिन आपने शेयर्स पे मंगवाने के बाद भी पूरा पैसा पे नहीं किया हुआ है, क्या वोट कर पाओगे क्या, नहीं सर। ऐसी बातें आपको यहां पे बताई गई होंगी सेक्शन नंबर 106 में, ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला एक सेक्शन आपका आता है, दैट इज सेक्शन नंबर 107। सर सेक्शन नंबर 107 जो है ये बात करता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सर ये बहुत ध्यान से सुनिए, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में छोटा मोटा टॉपिक डिस्कस करना है, 15 लोग बैठे हुए हैं, यार बोले फालतू चिट्ठी बनवाएंगे, फिर वो बॉक्स में डलवाएंगे, फिर उसको काउंट करेंगे, फालतू का काम होगा, छोटा मोटा टॉपिक है। एक बात बताओ, क्या नाम था, मेघवानी जी को डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करना है या नहीं करना, इसके लिए वोट कर रहे हैं। अगर हाँ बोल रहे हो तो हाथ ऊपर कर दो, अगर ना बोल रहे हो तो हाथ को बांध के रखो या नीचे रखो, खत्म बात। जितने हाथ ऊपर किए हुए हैं काउंट कर लो, हैंड काउंट कर लो भैया, कितने 10 लोगों ने हाथ ऊपर किया हुआ है, 15 लोग बैठे हुए थे, मतलब क्या हो गया है, पास हो गया। ये समझा। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अगर मैं वोट्स के बारे में बात करूं तो यहां पे रूल क्या रहेगा, 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट। अगर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड हो रही है तो यहां वो फंडा नहीं लगेगा 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट ना, यहां पे वो फंडा नहीं लगेगा। यहां पे क्या रहेगा, एक बंदा जो है उसके पास में एक ही वोट है, आप ऐसा मान के चलिएगा। अगर बाय शो ऑफ हैंड वोटिंग हो रही है तो सर इसका डिसीजन अगर पसंद नहीं आया तो बोले आप एक काम करो, अगले वाला यहां पे मैं लिख देता हूं सेक्शन नंबर 109, ठीक है। ये है वोटिंग बाय पोल। वोटिंग बाय व्हाट, वोटिंग बाय पोल। सर इसमें क्या होगा, मीटिंग में फिजिकली आप जाके बैठोगे, वही 15 लोग बैठे हुए हैं जो पहले बैठे हुए थे बाय शो ऑफ हैंड में, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने कंपनी में ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा शेयर्स लिए हुए थे उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने क्या कर दिया, पोल डिमांड कर दिया। सर बोले ये चीज का मीटिंग का वोट जो है ना वो बाय पोल होना चाहिए। उसमें क्या किया जाएगा, चिट्ठी रहेगी आपके पास, जैसे पोल पेपर कहा जाता है, ठीक है। वो पोल पेपर पे आपको अपना हाँ या ना जो है वो लिखना होगा, फिर आपको उसको फोल्ड करना होगा और वहां पे एक बैलेट बॉक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको डालना होगा, उसको काउंट किया जाएगा और काउंट करके वोटिंग जो है वो करवा ली जाएगी।
लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे अगर आपके पास में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं तो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मल शेयर्स पे यहां पे 1 शेयर इज इक्वल टू व्हाट, 1 वोट। एक शेयर पे 1 वोट के हिसाब से आपका हिसाब किताब जो है वो आपका रहता है। ये समझा? ठीक है सर। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने क्या बोला, कंपनी के मेंबर्स हैं 30 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 50,000, 40,000, इतने सारे मेंबर्स, 5,000 मेंबर्स लगा लो आप, चलो, और उसमें से 15 लोग आके बैठे, 30 लोग आके बैठे, क्या ये सही रहेगा क्या? मतलब 50,000 लोगों के जगह पे सिर्फ 30 लोग वोटिंग कर रहे हैं, क्या ये सही रहेगा क्या? बोले नहीं सर। तो ऐसे केस में 2 पॉइंट्स और यहां पे आते हैं। एक जो पुराने जमाने में ही हुआ करता था, सेक्शन नंबर 110, ठीक है, इसे कहते हैं वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। क्या कहा जाता है? वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। इसमें क्या होगा सर, नोटिस के साथ में आपको एक पोस्टल बैलेट जो है वो दिया गया होगा, एक अलग से पेपर दिया गया होगा, जिसमें जो बातें अपने नोटिस के रेजोल्यूशन में लिखी हुई ना, यही वाली बातें उसमें लिख के आपको भेजा गया होगा, और उसमें आपको क्या करना था, हां या ना। रेजोल्यूशन में हां बोल रहे हो तो हां बोल दीजिए, ना बोलने की इच्छा अगर आपकी होगी तो आप ना वहां पे सिंपली बोल सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको वहां पे बोला गया, घर बैठे बैठे वोटिंग कर सकते हो। आपके पास में नोटिस आया कंपनी का, जो एड्रेस से आपको नोटिस आया था उसी एड्रेस पे आप अपना पोस्टल बैलेट जो होगा वो भेज दीजिए वापस, आपका वोट जो होगा वो काउंट हो जाएगा, खर्चा भी नहीं लगा और घर बैठे बैठे आपका काम हो गया। फिर इसके बाद में सर, आज के डेट में बोले अगर आप बात करोगे तो और फास्ट वाला काम जो है वो हो चुका है सर। क्या? ई वोटिंग। कंप्यूटर में लॉगिन करो, बोले पेपर बचाओ, पेड़ बचाओ, पेपर बचाओ, ठीक है, कंप्यूटर में लॉगिन करो और सेक्शन नंबर 108 के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बोले इलेक्ट्रॉनिक वाली वोटिंग जो है वो करी जा सकती है। ठीक है, अगर ये नोटिस में आप देखोगे आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, दिखाता हूं आपका। अगर आप ये नोटिस में देखोगे सारे ऑप्शन आपको यहां पे दिए हुए हैं, ये देखिएगा, नोट्स। सब बोले कंसिडरिंग द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक, एमसीए ने बोले ऐसा ऐसा बताया था कि अपने को क्या करना है, विजुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग जो है वो बोले आपको यहाँ पे लेनी है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या कर दिया गया है, कंपनी की रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है। फिर इसके बाद में ये देखिए, प्रोसीजर फॉर द रिमोट ई वोटिंग, घर बैठे बैठे, रिमोट का मतलब क्या है, घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने का प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, किस तरीके से इसको लिया जा सकता है, कैसे किया जाएगा, ये पूरा आपको यहां पे बताया गया, ठीक है, सेक्शन नंबर 108 के जरिए। इवन अगर अपन चाहें तो यहां पे देखिए मैं आपको ये दिखा भी देता हूं, ये रहा पोस्टल बैलेट नोटिस, ये देखिए पोस्टल बैलेट नोटिस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको नोटिस दिया गया है, रेजोल्यूशन सेट आउट बिलो इज प्रपोज टू बी पास बाय द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, सेक्शन नंबर 110 दिख रहा है, ये यहाँ पे सेक्शन नंबर 110 के हिसाब से पोस्टल बैलेट, ठीक है, इसके हिसाब से पास करना है। नीचे आपको पूरा बता दिया गया, ये देखिए, स्पेशल बिजनेस पास करना है जिसके लिए रेजोल्यूशन, वापस से एक और प्रूफ, स्पेशल बिजनेस है, बोले हाँ सर, लेकिन रेजोल्यूशन देखो नीचे जाके कितना है, कौन सा है, ऑर्डिनरी वाला रेजोल्यूशन पास करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ हिज एक्सेलेंसी यासीर ओथमान एच अल रुमयान एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, गॉट द पॉइंट। और ये घर बैठे बैठे आपको अपॉइंटमेंट जो है वो करना है, बोले ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया। और इसमें ई वोटिंग का ऑप्शन जो है वो भी आपको दिया गया है, प्रोसीजर कैसा रहेगा लॉगिन करने का वो भी आपको बताया गया है, और नीचे में आपको ये भी दिया गया होगा, उसके बारे में डिटेल आपको बता दी, ठीक है, हाँ जो भी है, तो आपको यहाँ पे ये बता दिया गया, इसमें आपको हाँ बोलना है ना बोलना है उसका ऑप्शन आपको दे दिया। ये समझ में आया क्या भाई साहब? डन। अगर देखना होगा तो आप रिलायंस की कंपनी पे वेबसाइट पे आप जाइए RIL.com पे, वहां जाके डाउनलोड्स में अगर आप जाएंगे तो ये पूरा मिलेगा, डिटेल्ड नॉलेज जो है, अच्छा खासा नॉलेज जो है वो आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप इस पूरी चीज को देख लेते हैं तो। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया वोटिंग के बारे में। अब ये टॉपिक का आखिरी वाला टॉपिक जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था, क्या सर, अगर बोले मैं रेजोल्यूशन के बारे में बात करूं, सर रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन,
डिसीजन ऑफ मीटिंग, ठीक है, उसे कहा जाता है रेजोल्यूशन। अच्छा ध्यान से सुनिएगा सर, रेजोल्यूशन बाद में रेजोल्यूशन बनता है, पहले ये होता है मोशन। सर जब कोई भी चीज को, सॉरी मोशन, जब कोई भी चीज को डिस्कशन के लिए मूव किया जाता है तो उसे कहा जाता है मोशन, और जब वो डिस्कशन के ऊपर डिसीजन आ जाता है तो वही मोशन क्या बन जाएगा, आपका रेजोल्यूशन बन जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है साहब। अब ध्यान दीजिएगा सर, बोले रेजोल्यूशन जो है वो बोले दो टाइप की मीटिंग में पास किया जाता है। एक आपकी होती है जिसे कहा जाएगा बोर्ड मीटिंग, क्या कहा जाएगा, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। और दूसरा सर जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग की जब आप बात कर रहे हो तो उसमें एजीएम भी आ गई और ईजीएम भी आ गई। नाम क्या दे दिया अपन ने इसको, बोले जनरल वाली मीटिंग सर, ठीक है। एक तो बोले आपका रहेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, दूसरा आपका कौन सा, जनरल मीटिंग के अंदर। सर बोर्ड मीटिंग में एक ही टाइप का रेजोल्यूशन आपका होता है जिसको नाम आप क्या देंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा सर, बोर्ड की मीटिंग में कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल नहीं होता है, एक ही रेजोल्यूशन आपका रहेगा जिसको नाम क्या दिया जाता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। सर ये कब पास होगा, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स when requisite majority of directors give their consent in favor of रेजोल्यूशन। उसे क्या मान लिया जाएगा, बीआर मान लिया। सर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, राइट। लेकिन वहीं पे अगर बोले मैं जनरल मीटिंग के बारे में बात करूं तो सर सब बोले इसमें दो चीजें आती है, इसमें दो चीजें आती हैं। एक आपका होता है जिसे क्या कहा जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा आपका होता है जिसे कहा जाएगा बोले स्पेशल वाला रेजोल्यूशन। एक बोले आपका हो गया ऑर्डिनरी वाला आमतौर पे, और दूसरा आपका हो गया स्पेशल वाला। सर क्या फर्क है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब बोले अगर मैं ऑर्डिनरी वाले के बारे में बात करूं तो कहा गया है देयर शुड बी सिंपल मेजॉरिटी। सर मतलब ये कि सिंपली जो बोले आपके वोट्स जो हैं किसमें होंगे, इन फेवर वाले। अभी ध्यान से सुनिएगा, वोट्स चाहे वन शेयर इज टू वन वोट होगा या फिर बाय शो ऑफ हैंड वाला होगा। यहां पे अपन ने ना मेंबर बोला ना अपन ने शेयर्स बोला, अपन ने क्या बोला, वोट्स, ठीक है। वोट्स इन फेवर जो होंगे वो सिंपली क्या होने चाहिए, सिंपली क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट। ये समझ में, मतलब अगर 500 लोगों ने ना बोला होगा और 501 लोगों ने भी अगर हां बोल दिया ना तो क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ये समझ में, अगर मान लीजिए कि 1000 लोगों ने ना बोल दिया और अगर 1001 लोगों ने भी हां बोल दिया ना तो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी वाला पास मान लिया जाएगा। ये समझ में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोले हमारी कंपनी में 1,22,368 लोगों ने मना कर दिया, ठीक है, तो अगर 1,22,369 लोगों ने भी अगर हां बोल दिया ना तो मान लिया जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है, बात ही खत्म हो गई। सो लेकिन एक बात बताओ, हमारी इसी कंपनी के अंदर 30 लाख मेंबर्स हैं, उसमें से वोट करने वाले जो लोग थे वो इतने ही लोग थे, तो इतने ही लोगों को काउंट किया जाएगा, 30 लाख लोगों के हिसाब से बात नहीं करी जाएगी। ये समझ में आया क्या, एकदम सीधी सीधी बात। सर एक सेकेंड, क्या आप यहां पे 51% कहना चाहते हैं क्या, नहीं दिख रहा है कि आपको 51%, बिल्कुल भी नहीं सर। क्या बोला मैंने आपको, सर बोले अगर 50% से एक वोट भी ज्यादा होता है, एक वोट बोला मैंने, 0.1% भी नहीं बोला मैंने। ये समझ में आया क्या, एक वोट भी अगर ज्यादा आ गया उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहा जाएगा, या सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा वोटिंग कर दिया गया है, पास कर दिया गया है, ऐसा माना जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करूं तो बोले सर 3/4 मेजॉरिटी। क्या बोला, 3/4 मेजॉरिटी। सर मतलब ये कि भाई साहब जो भी आपके वोट्स इन फेवर होंगे,
वोट्स इन फेवर जो होंगे इट शुड बी 3 टाइम्स, ये कितने होने चाहिए? 3 टाइम्स होने चाहिए ऑफ द वोट्स अगेंस्ट। ये समझ में सर? मतलब अगर 10 वोट्स अगेंस्ट वाले थे तो फेवर वाले कितने आने चाहिए? 30। अगर ऐसा हो गया तो एसआर पास। सर अगर 10 वोट्स अगेंस्ट थे लेकिन 50 फेवर में आ गए तो अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसआर ही उसको बोला जाएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है। 30 चाहिए थे, 50 आ गए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? ठीक है सर। अगर 25 वोट अगेंस्ट में है तो 75 वोट्स क्या आने चाहिए? फेवर में आने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 25 वोट्स अगेंस्ट में आए बट 74 जो है वही फेवर में आ पाए, खत्म, रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। तो एक काम करो सर, इसको ये बोल दो क्या ओआर पास हो गया? वो करवाना ही नहीं था, आप इसको ओआर भी नहीं बोल पाओगे। ये समझ में आया सर? ये रेजोल्यूशन आपका फेल हो चुका है, मतलब ये टॉपिक जो है इस पे आपके जो मेंबर्स हैं वो काम ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ये होना ही नहीं चाहिए। ये समझ में आया क्या? अगर 25 जो अगेंस्ट में वोट्स आए थे उसके बदले में जो फेवर में वोट्स आए वो 74 ही अगर आए ना तो रेजोल्यूशन आपका यहां पे फेल हो चुका है, क्योंकि 3 टाइम्स नहीं हो रहा है, ये 3 टाइम्स नहीं हो रहा है। ये समझ में आ गया क्या भाई साहब? ये सीधा फेल है। क्या बात कर रहे हो सर, सिर्फ एक वोट नहीं मिला फेल मान लिया जाएगा? यस, अगर एक भी वोट यहां पे नहीं मिला तो इसको फेल मान लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? और इसके ज्यादा कितने भी आ जाओ, जो पास हो चुका है वो पास हो चुका है, बात ही खत्म हो गई। ये समझ में आया क्या? तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, यहां पे अगर मैं ये वाले केस के बारे में बात करूं तो इसे कहा जाएगा रेजोल्यूशन एसआर फेल्ड कहा जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर मैं ये तीनों के बारे में बात करूं तो इसे आप एसआर पास्ट का नाम जो है वो दे सकते हैं। सेम ऐसे ही यहां पे भी सर 50 वोट अगेंस्ट में आए, 50 वोट फेवर में आए तो सर टाई बोल दूं क्या? नहीं, ये ध्यान से सुन लीजिए, इसको कोई टाई, बो टाई, ठीक है, बेल्ट, ऐसा कुछ नहीं बोलना। इसको क्या बोलेंगे सर? ओआर पुट किया गया था बट ओआर आपका क्या हो चुका है? फेल हो चुका है सर। द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज बीन फेल्ड, सीधा ऐसा यहां पे बोला जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी बोलने की कोशिश जो है वो बोले आप यहां पे मत कीजिए। ये समझ में आए? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द जनरल मीटिंग। चलिए भाई साहब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और कोई डाउट अगर होगा तो बता दीजिएगा। आई होप कि भाई साहब कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में भी आ गया, मगज में भी आ गया, है ना? चलिए पहला ये, फिर उसके बाद में दूसरा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एजीएम वाला, फिर ये फर्स्ट एजीएम और सब्सिक्वेंट एजीएम वाला जो है इसका फोटो आप ले लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ईजीएम वाला जो पॉइंट था अपना उसका फोटो आप ले लीजिएगा, राइट। फिर इसके बाद में अगर मैं एसेंशियल ऑफ वोटिंग्स के बारे में बात करूं, एसेंशियल ऑफ मीटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नोटिस वाला जो है, ये इसका पूरा नोटिस वाला ऊपर वाला पार्ट आ गया, कोरम वाला आ गया, इसका फोटो आप ले लीजिए। फिर ये अगला पॉइंट, फिर कंटेंट ऑफ नोटिस जो था, कंटेंट ऑफ नोटिस ध्यान रखिएगा भाई साहब, नेशनल हॉलीडे कौन से होते हैं, ठीक है, टाइमिंग क्या रहना चाहिए, ये पूरा ध्यान रखना। और मैं तो ये कहूंगा कि क्लास को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉक्सी और चेयरपर्सन वाला जो था इसका भी फोटो आप ले लीजिए, प्रॉक्सी और चेयरपर्सन वाला जो फोटो है ये भी आप ले लीजिए। फिर वोटिंग वाला सेक्शन नंबर 106 से लेके 107 तक वाला जो था वो भी आप ले लीजिए। फिर ये जो बिजनेस वाला पॉइंट अपना था, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस दोनों में क्या फर्क होता है, आई होप कि जो नोटिस मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी आपको अच्छे से मिला होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला जो है इसका भी फोटो आप ले लीजिए,
अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं मिलने वाली है कहीं पे भी, ये मेरी गारंटी है आपको। कई बार ऐसा होता है कि फाइनल लेवल पे आने के बाद बच्चा बोलता है सर बोले बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया बोले डायरेक्टर्स का। फिर मैं उस बच्चे के चरण छूता हूं, मैं कहा मालिक आपके पैर कहाँ हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, सब बोले नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर बोले शॉर्ट में इसको नाम दे सकते हैं CSR। क्या नाम दिया जाएगा, CSR। क्या कहता है सर ये टॉपिक, गौर फरमाइएगा। ये कहता है कि सर अगर आपकी जो भी कंपनी है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी का जो नेटवर्थ है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ₹500 CR, और या फिर आपका जो टर्नओवर है, कंपनी का जो सालाना टर्नओवर रहता है, अगर ये है बोले आपका 1000 करोड़ का, और या फिर जो बोले आपका साल का नेट प्रॉफिट है, ठीक है, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ₹5 CR, अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही होगी, तो ऐसे केस में आपकी कंपनी से कहा गया है कि आपको क्या करना होगा, आपको बोले CSR कमेटी बनानी होगी। क्या बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड, ठीक है, आउट ऑफ विच, ठीक है, डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये समझ में आया। और सब ये कमेटी का काम क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। बोले आपकी जो ये कमेटी रहेगी ना, इसका काम क्या होगा, आपको बोले CSR पॉलिसी बनानी है। सर CSR पॉलिसी मतलब कहां पे आपको समाज सेवा करना है, कहां से बोले आपको समाज सेवा करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये बोले आपको पूरा हिसाब किताब बनाना होगा। CSR पॉलिसी एज पर शेड्यूल नंबर 7, लेट मी कंफर्म, 7 और 6 में मैं कंफ्यूज रहता हूं हमेशा। शेड्यूल नंबर 7 दिया गया है, हाँ बेटा 7, ये देखिए आखिरी वाला जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ये जो पॉइंट है इस पे ध्यान रखिएगा। CSR पॉलिसी जो है शेड्यूल नंबर 7 के हिसाब से आपको बनानी है। सर ये शेड्यूल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। वैसा यहाँ पे एक्टिविटीज बताई गई कि कौन सा काम अगर आपने किया, फॉर एग्जांपल आपने रोड बनवा के दिया, CSR पॉलिसी में काउंट हो जाएगा। अगर आपने कोई स्कूल जो है उसका कंस्ट्रक्शन करवा के दिया, CSR पॉलिसी में काउंट हो जाएगा। अगर आपने कोई रेलवे स्टेशन जो है वहां पे सोलर सिस्टम लगवा के दिया, CSR में काउंट हो जाएगा। सर कोविड के टाइम पे PM केयर फंड में आपने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया, देखिए नीचे दिया हुआ है, अगर आप यहां पे देखोगे, ये देखिए पॉइंट नंबर 8 वाला, जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इधर वाला, ये नीचे वाला पॉइंट नंबर 8 वाला, कंट्रीब्यूशन टू द PM नेशनल रिलीफ फंड और प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन फंड, दैट इज कॉल्ड एज PM केयर फंड। अगर इसमें भी आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया तो उसे भी क्या कह दिया जाएगा कि आपने CSR पॉलिसी जो है उसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा बोले सिंपली उस चीज को मान लिया जाए। ये बोले आपको करना होगा, गॉट द पॉइंट। और सर सवाल ये आता है कि ये CSR पॉलिसी के हिसाब से जो अपने को सालाना CSR कंट्रीब्यूशन करना होगा वो बोले कितना करना है, ये ध्यान से सुनिएगा।
ये बोले आपको करना है एटलीस्ट 2% ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना करना होगा? एटलीस्ट 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो आपका रहेगा, ये बोले आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये समझ में आया? लेकिन इसमें वापस से एक और पॉइंट आता है भाई साहब, अगर मैं 2% ऑफ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नंबर 135 जो है ये बात करता है अबाउट दिस। इसमें कंट्रीब्यूट करना है, जस्ट अ सेकेंड नाउ, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द, हाँ ये ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट ऑफ, वहां लिख देता हूं साइड में, ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये समझ में आया? सब बोले अगर अपन ये साल में 2% कंट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि लास्ट ईयर कितना था, फिर इसके बाद में बोले सेकंड लास्ट ईयर में कितना था, फिर इसके बाद में बोले थर्ड लास्ट ईयर में कितना था। गॉट द पॉइंट? आपने कहा सर सेकंड लास्ट ईयर में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया था, ये वाले में बोले 15 करोड़ का प्रॉफिट आया था, और ये वाले में बोले 25 करोड़ का प्रॉफिट आया था। सब 25 और 15 40 और 10 50, ठीक है? तो बोले 50 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? सर बोले टोटल यहां पे आता है 16.67। इसका क्या करेंगे अपन? इसका अपन 2% निकाल लेंगे। सर 16.67 का 2% जो है वो आता है 33। गॉट द पॉइंट? तो तकरीबन आपको यहां पे अगर मैं बात करूं तो 33 लाख, सॉरी पेंसिल ड्रेन हो गई भाई साहब, माफ कीजिएगा, ठीक है? तो 33 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन जो है ये बोले आपको ये वाले साल में करना पड़ेगा, अगर मैं सीएसआर की बात करूं तो। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सीएसआर का सेक्शन जो है कौन सा बताया मैंने आपको? सेक्शन नंबर 135 जो है ये बोले आपको फॉलो करना होगा, सेक्शन नंबर 135। ठीक है? फिर उसके बाद में ये वाला, फिर उसके बाद में कमिटी वाला, और फिर उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल। गॉट इट?